हेलो, वेलकम टू समीक्षा क्लासेस। मैं विनोद कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल कैसे हो पाए। फ्रेंड्स, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए पुनः बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जानना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस रूप में क्वेश्चंस रहती है। विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अथवा जनरल कंपटीशन अथवा टेट, ये तमाम एग्ज़ाम के लिए आपको क्रैक करना है, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, आज का जो सीरीज है उसमें हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लाए हैं। यह क्वेश्चंस इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होती है। इसके तहत हम आपको ये बताएंगे कि न सिर्फ ये टेस्ट सीरीज बल्कि तमाम सभी सब्जेक्ट का इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये तमाम हो गया, झारखंड हो गया, लैंग्वेज पेपर में खोटा का सेक्शन वाइज, साथ में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का आयोजन करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आप बेहतरीन से देखेंगे, समझेंगे। एक बार, दो बार, जितने बार चाहें उतना बार वीडियो को आप देखेंगे। इससे बाहर आपकी क्वेश्चंस नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बनाने के बाद आप देख पाएंगे कि एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चंस रहेगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस है बरीद कौन थे। बरीद कौन थे? शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी, शाही अंगरक्षक, लेखा परीक्षक, गुप्तचर अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अर्थात बरीद गुप्तचर अधिकारी था। फ्रेंड्स, इसका काम क्या था? तो यह सल्तनत काल में हम लोग देखेंगे साम्राज्य की सूचना को सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य करता था और सुल्तान के आदेशों को प्रजा तक पहुंचाने का काम करता था। उसे ही बरीद कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे असत्य को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है भू राजस्व की वृद्धि, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध, और डी सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं उन्होंने सबसे अधिक टैक्स वृद्धि की और हम लोग देख पाएंगे कि वो 50% तक जो सो उन्होंने टैक्स वृद्धि की, तो ये तो राइट नहीं होगी। गुप्तचर प्रणाली का भी उन्होंने गठन किया था, मद्य निषेध पर भी रोक लगाया था, तो इसका राइट आंसर डी होगी, अर्थात उन्होंने सैन्य अधिकारियों के लिए जागीर प्रदान नहीं किया था। तो राइट आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1258 में किस मुगल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछी गई क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन रहेगी, इसलिए इसे बढ़िया से देखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है हलाकू, चंगेज खान, तैमूर, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये होगी, अर्थात हलाकू। फ्रेंड्स, हलाकू जो था यह एक मंगोल नेता था। इन्होंने 1258 में खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। यह शासिका बनी तो उस समय तुर्क अमीरों ने उसका विरोध किया और उसी का एक वजीर निजाम मुल्क जुनैदी ने किया था इस गुट का नेतृत्व। हालांकि इस विरोधी में मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज, मलिक सलारी प्रमुख थे। हालांकि इस विरोध में सारे लोग पराजित हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? इसका राइट आंसर बी, निजाम उल मुल्क जुनैदी, बी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ
प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को है? फ्रेंड्स, हम लोग को जानना होगा कि आखिर इक्ता प्रथा क्या थी। इक्ता प्रथा क्या थी? तो आपको बता दें, इक्ता प्रथा क्या थी? अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाने वाला एक भूखंड था, उसे ही इक्ता प्रथा कहा जाता था। प्रश्न है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत किया। इसके तहत उन्होंने अपना सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले भूखंड दिया जाता था, जमीन दी जाती थी, उसे ही इक्ता प्रथा कहा जाता था। तो राइट आंसर ये होगी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? वह ऐबक का दामाद था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया, लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जब इल्तुतमिश सत्ता ग्रहण करने से सत्ता किया था, उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद आराम शाह सुल्तान बना, परंतु आराम शाह के सुल्तान बनने से जो तुर्क अमीर था उनका विरोध किया और उन्होंने इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का एक सूबेदार था, उन्हें आमंत्रित किया और दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। तो राइट आंसर सी होगी, यानी दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। यही सत्याग्रहण का उनका मुख्य आधार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर डी होगी, जयपाल। अर्थात हम लोग जान पाएंगे कि जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजाओं ने उसका विरोध किया, जिसका नेतृत्व जयपाल ने किया था। हालांकि इस विरोध में जयपाल पराजय हो गई और उन्होंने क्या कहते हैं, आत्मग्लानि से अथवा पराजय को सहन नहीं कर पाया और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो इसका राइट आंसर डी होगी। ये ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो डी इसका राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक था। मोहम्मद गौरी द्वारा प्राप्त किया गया प्रथम भारतीय शासक, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी गौरी ने किस भारतीय शासक को पहली बार पराजित किया? अगर यदि भारतीयों द्वारा उसको पराजित करने की बात होती तो आंसर कुछ और होता, मूलराज द्वितीय। लेकिन यहाँ पर गौरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान, अर्थात ये इसका राइट आंसर होगी। आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध किया, जिसमें गौरी की पराजय हो जाती है और पुनः 1192 में, यानी 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी के साथ जो आए महत्वपूर्ण विद्वान थे उसमें अलबरूनी है, साथ में हम लोग देखेंगे उतबी है और फिरदौसी है। ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जो उनके साथ आए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है अलबरूनी की लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थात किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक में तत्कालीन इतिहास में हम लोग भारतीय गणित,
इतिहास, भूगोल, दर्शन इत्यादि की उल्लेख किया गया है। तो चलिए राइट आंसर बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है और यह लड़ाई मराठा एवं अफगानों के बीच में होती है। अफगान सेना का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। वहीं हम लोग बात करेंगे मराठा सेना की सेनापति, तो इसका राइट आंसर सी होगी, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, यानी सेनानायक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट में अपना उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। रीजन, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हम लोग ये देखेंगे, यह हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, परंतु ये की सही व्याख्या यार नहीं करती है, अर्थात इसका राइट आंसर ये होगी, राइट आंसर ये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख प्राप्त होते हैं। कथन, वाणिज्य गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी होगी, अर्थात ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करती है, मतलब हो गया कि वाणिज्य गतिविधियों एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों का उदय किया। तो राइट आंसर सी होगी। फ्रेंड्स देखिए, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंटिन्यू अभ्यास करना होगा, जो सिलेबस है उस सही तथ्यों को पढ़ना होगा। तो आप जो भी है आपके पास नोट्स है उसको कंटिन्यू आप जो सो स्टडी कीजिए, और मैं शाम को 7 बजे कोशिश में रहूँगा कि एक वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस को हम अपलोड कर दें। तो निश्चित रूप से अपलोड करेंगे तो आप विभिन्न एग्जाम, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी से पूरे तन मन से लग जाइए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में अभी तक नियोजन नीति आइडेंटिफाई नहीं हुई है। यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेशन में है, लेकिन इसी डिप्रेशन में हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी भीड़ भी होगी। एग्ज़ाम निश्चित होगी, आज या कल जब भी हो, डिले हो रही है लेकिन एग्ज़ाम निश्चित होगी। इस एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से सफल होना है, और सफल होने का एकमात्र तरीका है कि आप जितने भी पढ़ रहे हैं उनका सही से अवलोकन किया जाए। क्या हम किस टॉपिक से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कमी कहाँ पर है, उसको आप खुद जज करेंगे कितना सही कर रहे हैं, और उसमें जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें कट ऑफ काफ़ी अधिक चली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, सारे सेक्शन को बेहतरीन तैयारी करेंगे, और जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वह आपके लिए अंतिम हो, अर्थात आप उसमें 100% सफल हो जाएं, यही मेरी कामना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राम प्रसाद त्रिपाठी। राम प्रसाद त्रिपाठी का कहना है कि भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश के सत्ता से प्रारंभ होती है।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी था, ये भी ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश, हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन वह लाहौर से संचालित कर रहा था, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दीवान ये मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ये मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी कृषि विभाग में सुधार के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि दीवान ये मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ये आप ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। और यह स्थापना जो था, यह विभाग वित्त विभाग के अधीन था। इसका मुख्य कार्य था राजस्व को एकत्रित करना, अर्थात बकाये राशि का कलेक्शन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। दीवान ये मुस्तखराज क्या था? तो बकाया लगान की वसूली के लिए गठित एक विभाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 और 2 में दिया गया है, उसको आपको मैचिंग करना है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, इसका हम लोग एक एक करके बारीकी से देख लेते हैं। सदाशिव राव, सदाशिव राय जो है, देखिए यहाँ पर राय छूट गया है, सदाशिव राय, इसका बात करते हैं तो यह तालीकोटा युद्ध से संबंध था। इसका संबंध किससे था? तो तालीकोटा युद्ध। ये तालीकोटा युद्ध कब होती है? तो 1565 में, 1565 में तालीकोटा की युद्ध होती है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संगम वंश। संगम वंश अर्थात हम लोग बात करते हैं देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम का संबंध संगम वंश से था। नेक्स्ट राम राय, राम राय का संबंध अराविडू वंश से था, अराविडू वंश से था। और अमुद माल्याद, यह पुस्तक है और इनकी लेखक आपको कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय की एक महत्वपूर्ण रचना अमुद माल्याद है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ये की तरफ जाता है। राइट आंसर ये होगी, इसको आप लोग देख लेंगे बहुत अच्छा से। इस तरह की क्वेश्चन पूछी जा सकती है, हो सकता है आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट रहे कि अमुद माल्याद नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो कृष्णदेव राय, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? निम्नलिखित में कौन आर्य समाज से संबंधित था? महादेव गोविंद रानडे, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंडित गुरुदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आर्य समाज से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? फ्रेंड्स, तत्वबोधिनी एक सभा भी थी जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और हम लोग बात करेंगे, ये आपका 39 में 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है, और इसके बाद उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाले थे, तो इसका राइट आंसर सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्र निम्नलिखित में से किसका संबंध था? कॉमनवेल्थ पत्र से किसका संबंध था? फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगी बी, अर्थात एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक कॉमनवेल्थ हो गया और दूसरा बात करेंगे तो न्यू इंडिया। क्या है? न्यू इंडिया। ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसी दोनों पुस्तक के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल आंदोलन अथवा स्वशासन की मांग को बुलंद किया था, इन्हीं दो पत्रिका से। तो इनका राइट आंसर
बी हो जाएगी, बी एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी ने 1918 में क्या किए? इन्होंने भारतीय उद्योग आयोग की एक अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड्स, त्रिपुरी अधिवेशन काफी चर्चित अधिवेशन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुई थी, जिसमें हम लोग बात करेंगे 2 प्रतिनिधि खड़े थे और एक का नाम था पटाभी सितार मैया और वहीं दूसरा जो सो सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में 2 व्यक्ति थे, एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरा पटाभी सितार मैया, पटाभी सितार मैया। और इस जो अधिवेशन था अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पराजित हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस पराजित हो जाते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो जाती है और अंततः सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। साथ में कांग्रेस के सभी पद से इस्तीफा दे दिए और उनके द्वारा एक अलग संगठन स्थापित होती है, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह त्रिपुरी जो अधिवेशन हुई थी वह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर सी होगी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक जिला है, वहीं पर त्रिपुरी नामक एक स्थान है, यहीं पर यह अधिवेशन हुई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और इसे शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपने अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? कहने का तात्पर्य है कि असहयोग आंदोलन जब 1920-21 में हुई थी तो उस समय बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने वकालत को छोड़ दिए थे। उसमें एक बड़ा नाम आता है और उसका नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, तो राइट आंसर मोतीलाल नेहरू होगा। हालांकि मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास भी बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी इत्यादि लोगों ने भी अपनी वकालत छोड़ दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि 1915 में काबुल में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। उनका राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपका महेंद्र प्रताप होगा। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति था। वहीं इस सरकार की पीएम जो है वह बरकतुल्ला थे। ये पीएम प्रधानमंत्री थे। ये भी ध्यान में रखेंगे कि काबुल में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी रखेंगे, अर्थात बरकतुल्ला रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नेता कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो राइट आंसर ये होगी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक आईएनसी का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। गांधी जी बने, 1924 में बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू ने किए थे भी बाद में। हम लोग बात करेंगे 6 के आसपास हम लोग देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने भी करते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आईएनसी का अध्यक्ष कभी नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1856 के विख्यात हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आप देखिएगा भी कि क्या कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं, कौन सा क्वेश्चंस आप नहीं जान पा रहे हैं, उसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा अथवा इस वीडियो को पुनः बार बार देखिएगा, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि भैया कब पढ़ो, तो एक कहावत है, सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो, इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। फ्रेंड्स, आपको सफल बनाना है, इसलिए कभी भी सुबह हो या शाम को आपको कंटिन्यू स्टडी करना है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने सपनों को साकार करने जा रहे हैं, बल्कि इस सपनों के पीछे अपनी माता पिता के भी सपने साकार होंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी गांव कस्बा से दूर रह कर के शहरों में रहते हैं पढ़ाई के लिए, तो कोई फांकीबाजी नहीं मारिए, और जो भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको पूरे शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए और उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगी आपका सी, ईश्वर चंद्र, अर्थात हिंदू विधवा पुनर्विवाह को पारित कराने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी स्ट्रगल किए और ये फाइनली 1856 में पारित हो गए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस समय किस गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय ये बिल पारित हुई है। और साथ में हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में हम लोग बात करेंगे एक्ट 15 के तहत यह प्रावधान किया गया कि विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अधिनियम के धारा 15 के तहत विधवाओं के विवाह को मान्यता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई कब लड़ी? बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई कब लड़ी? फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़े, और उनकी अंतिम जो लड़ाई हुई वह हम लोग बात करेंगे 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। इस दिन उन्होंने ली ग्रैंड के बीच विरुद्ध युद्ध किए थे, जिसमें ली ग्रैंड एवं अन्य जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे उनको पराजित कर दिए। हालांकि इस जंग में कुंवर सिंह घायल हो गए और घायल अवस्था में उनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो जाती है। 26 अप्रैल को हो जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगी? अप्रैल 1858। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह अंतिम लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आए दिन ये क्वेश्चन निश्चित पूछी जाएगी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। रंजीत सिंह की बात करते हैं तो इनका जन्म 1780 में होती है। जन्म कब होती है? तो 1780 में होती है। और इनके पिता महासिंह हैं। पिता का नाम क्या है? तो महासिंह है। महासिंह जो था वह शुक्रचकिया मिसल के सरदार थे, प्रधान थे। शुक्रचकिया मिसल के प्रधान थे। तो निश्चित रूप से रंजीत सिंह का संबंध किससे था? शुक्रचकिया मिसल से। राइट आंसर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1891 में 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया। कंसेंट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में कन्याओं का न्यूनतम उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थात 12 वर्ष था। 12 वर्ष महिलाओं की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया विवाह का। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग।
राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की? फ्रेंड्स, यहाँ पर संस्थापक नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और उसमें जब देख पाएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है स्थापना की प्रेरणा किसने की, न कि संस्थापक पूछा जा रहा है। तो प्रेरणा की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हम लोग भी देख लेंगे। हालांकि संस्थापक की बात करते हैं अगर संस्थापक, तो संस्थापक होगा आत्मा रंग पांडुरंग। वही इस संस्था अर्थात प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? तो लोकप्रियता की बात करते हैं तो लोकप्रिय किसने बनाया? तो ये ध्यान में रखेंगे आपका एमजी रनाडे अर्थात महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। तो कभी कभी इस तरह की क्वेश्चन पूछ देती है कि प्रार्थना समाज से संबंधित कौन था। ऐसी स्थिति में ये तीनों नाम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स, यहां ध्यान में रखेंगे कि सालबाई की संधि जो हुई थी, ये सबसे पहले जानेंगे कि कब हुई थी। तो सालबाई की संधि बात करते हैं 1782 में। इस तरह की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। यह संधि जो थी वह मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुई? तो इस संधि में हम लोग देखेंगे मराठा और अंग्रेज के बीच 20 वर्ष तक शांति स्थापित हुई थी। सालबाई संधि के तहत मराठा और अंग्रेजों के बीच 20 वर्षों तक आपका एक शांति स्थापित हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाले वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख कौन था, क्या था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, सोरा। फ्रेंड्स, सोरा यह बारूद बनाने में काम आता है। यह हम लोग बात करते हैं 18वीं शताब्दी में, तो बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि हम इस तरह के लिए आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला पाएँ। और आपका जो भी एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगी। मैं इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा जिससे कि आपका प्रश्न ही नहीं है कि इससे बाहर आपकी आएगी। तो आप भी मुझे कोऑपरेट करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग गौर करते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? फ्रेंड्स, अंग्रेजों को दीवानी कब मिली? तो ध्यान में रखेंगे आपका 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। यह संधि 12 अगस्त को होती है। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गया, अर्थात राजस्व अधिकार। अब अंग्रेज खुद टैक्स लगाएंगे और वसूली भी करेंगे। तो इस समय बंगाल के नवाब कौन था? तो इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, मीर जाफर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया? बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त, फ्रेंड्स आप अस्थाई बंदोबस्त देखे होंगे, एक साला प्रथा भी हम लोग बात देखे होंगे। यहाँ पर पूछी जा रही है पंचवर्षीय बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर बी होगी, वारन हेस्टिंग्स। यहाँ पर बात करेंगे वारन हेस्टिंग्स के विषय में, तो हम लोग देखेंगे 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने टैक्स को उगाही करने के लिए पंचशाला व्यवस्था लाया।
पंचवर्षीय सिस्टम। इसके तहत क्या था कि किसी व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए, जो अधिकतम बोली लगाएंगे उन्हें 5 वर्षों के लिए टैक्स उगाही करने का जिम्मा दे दिया जाता था, जिम्मा दे दिया जाता था और वह टैक्स कलेक्ट करके अपना ये सरकार को देती थी अथवा ब्रिटिश सरकार को। और ये सिस्टम हम लोग फेल हो जाता है और बाद में उनके द्वारा एक साला प्रथा लाया गया। एक साला प्रथा 1777 में लाया गया, हालांकि यह भी नहीं चल पाई और फाइनली हम लोग देखते हैं 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट जहांगीर के दरबार में सेंट टॉम्स रो कितने वर्ष तक रहा? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर टॉम्स रो भारत में आए तो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो वह कितने वर्ष तक रहा? तो इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वह जो सो कब भारत आए। तो फ्रेंड्स, सर टॉमस रो जो था वह हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत था। किसका था? तो जेम्स प्रथम का एक राजदूत था। और ये आए कब? तो ये हम लोग देखेंगे 1615 में आए और 1618 तक ये रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि 15 से 18 अर्थात 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में कितने वर्ष तक रुके? 3 वर्ष तक। कौन सर टॉमस रो कौन थे? तो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के एक राजदूत था, एक दूत था, प्रतिनिधि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, विवेकानंद जी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सुधार किए, तो दोनों में एक सिमिलरिटी थी। तो वह क्या थी, वह समानताएं क्या थी, यह पूछी जा रही है। तो इसको जब हम लोग बारीकी से देखते हैं तो इसका राइट आंसर डी की ओर जाती है, अर्थात उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी किया था। क्या किया इन्होंने? तो ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जागृत किया था। तो इस प्रकार डी आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। देखिए, अनटचबिलिटी के विरुद्ध अर्थात छुआछूत के विरुद्ध किसी ने अगर दी आवाज उठाया तो वह थे ज्योतिबा फुले। वह कौन थे? ज्योतिबा फुले। फ्रेंड्स, राइट आंसर डी हो जाएगी। अब ज्योतिबा फुले के विषय में इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस पूछी जा सकती है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1872 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना किए जिनका नाम था गुलामगिरी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1872 में इन्होंने क्या किए? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किए थे। साथ में हम लोग बात करेंगे 1873 में इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख पाए डी, ज्योतिबा फुले प्रथम भारतीय राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता अथवा छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। लॉर्ड कर्जन ने एक बिल लाया था, उसका नाम क्या था? प्राचीन भारतीय सुरक्षा कानून। तो इस कानून का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना।
उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, अर्थात सी इसका राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी दिया? यानी किस राष्ट्रवादी ने, अंग्रेज जो शोषण कर रहा था, फ्रेंड्स अंग्रेज यहाँ पर रूल इसलिए कर रहा था, उसका एकमात्र उद्देश्य था यहाँ से शोषण करके सारे धन संपत्ति को ला करके लंदन में शिफ्ट करना और लंदन में औद्योगिक क्रांति शुरुआत की है। तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थ का जो विदोहन हुआ, जो दोहन हुआ, शोषण हुआ, उसको ड्रेन थ्योरी किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है अंग्रेजों की आर्थिक शोषण का और कहा है कि यह जो है वह निकास सिद्धांत है, यह ड्रेन थ्योरी कहा है। तो इनकी पुस्तक को ध्यान में रख लेंगे, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? फ्रेंड्स आपको कहना चाहेंगे कि 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट एक स्थान है, वहीं पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की सम्मेलन हुई थी। इसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधि किए थे वह थे मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने वहां पर एक राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जिसका कलर क्या था ये पूछी जा सकती है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इस जो तिरंगा झंडा था इसका रंग क्या था? तो हरा था, पीला था और साथ में हम लोग देखेंगे लाल। ये 3 रंग का था ये तिरंगा झंडा। फ्रेंड्स मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कही जाती है। साथ में उसे हम लोग देखते हैं भारतीय क्रांति की माता कही जाती है। यह हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र से थे। भिखाजी कामा महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार से संबंधित थे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। स्टुटगार्ट कहाँ था? तो जर्मनी में था। जर्मनी में एक स्थान है, यहीं पर हम लोग देखेंगे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की एक सम्मेलन हुई थी जिसमें भारत का प्रतिनिधि मैडम भिखाजी कामा ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? फ्रेंड्स राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है इसका किसी एक चेयरमैन था कांग्रेस का जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो यह था काकीनाड़ कांग्रेस अधिवेशन होती है। इसमें उस समय की जो चेयरमैन थे मोहम्मद अली, उनके द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस निश्चित रूप से रिपीट की जाएगी, आपके क्वेश्चंस में रह सकती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं हम लोग। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? फ्रेंड्स जब प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे 1935 की जो भारत शासन अधिनियम था उसमें विभिन्न संवैधानिक प्रस्तावनों का ये पेश किया गया था। इसमें सर्वप्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की बात किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की बात किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? फ्रेंड्स 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम हुई थी इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मार्ले भारत सचिव था, वहीं मिंटो वायसराय था।
इनके द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया था। फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था वह था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। यह सब फूट डालो और शासन करो की एक नीति थी। फ्रेंड्स, 1905 के बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजों ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया और मुसलमानों को अपने अधीन करने की एक साजिश थी, और वहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिबली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। शिबली नुमानी कौन थे? देवबंद मदरसे के समर्थक थे। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। यहां पर पूछा जा रहा है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स, जब उनकी बात करेंगे सत्यता की, तो हम लोग देखते हैं वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साम्राज्यवादी के विरोधी थे, तो निश्चित रूप से थे ये क्वेश्चन। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, तो निश्चित थे। नेक्स्ट, वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति उचित मानते थे, तो राइट आंसर सी होगी। फ्रेंड्स, सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति जो भक्ति था उसको उन्होंने उचित नहीं मानता था। सैयद अहमद खां की जो अंग्रेजों के साथ झुकाव थी उसे सही नहीं मानते थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्न में से किसका है? फ्रेंड्स, 1905 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरी तरह से फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया। उसी में हम लोग देखते हैं वाइमफील्ड फुलर, जो पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। वाइमफील्ड फुलर थे। ये कहाँ पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? पूर्वी बंगाल, एलजी हम लोग ध्यान में रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्हीं के द्वारा मुसलमानों को अपने अधीन करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ध्यान में रखेंगे, हो सकता है रिपीट करें आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण असंबद्ध है? फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान का मानना था कि महिलाओं को आधुनिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, तो उनके विषय में क्या असंबद्ध था, यानी क्या उन्होंने नहीं तर्क दिया था? तो इसकी बात करते हैं हम लोग। महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणियां बने। वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहु विवाह को तर्कसंगत मानते थे। वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अर्थात वे कभी भी महिलाओं के बहु विवाह को तर्कसंगत नहीं मानते थे, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम से रखिए। फ्रेंड्स, अकाली आंदोलन 1921 में होती है। इस आंदोलन में विभिन्न घटना हुए, उनका एक सही काल क्रमानुसार सजाना है। तो पहला हम लोग देखते हैं ननकाना गुरुद्वारा कांड। तो फ्रेंड्स, ननकाना गुरुद्वारा कांड की बात करते हैं तो यह घटना फरवरी 1921 में होती है। कब होती है? फरवरी 1921, ये ध्यान में रखेंगे। जबकि तोसा खाना गुरुद्वारा कांड की बात करते हैं तो यह मई 1921 में हो गई, मई 1921 में हुई। और गुरु बाग संघर्ष की बात करते हैं तो अगस्त 1921 में होती है, अगस्त 1921। तो इस प्रकार राइट आंसर 1, 2, 3 अर्थात ये हो जाएगी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। गुप्त ट्रांसमीटर क्या थी? गुप्त ट्रांसमीटर था
रेडियो, अर्थात ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट रेडियो के माध्यम से अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी मजबूती से पेश किया था। तो यह पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई थी। और बात करते हैं कि इस रेडियो ट्रांसमीटर का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम नाम की बात करते हैं तो उषा मेहता। कौन थे? उषा मेहता। उषा मेहता के द्वारा पहली बार रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार स्टार्ट किए थे। बाद में हम लोग देखेंगे राम मनोहर लोहिया भी प्रमुख थे। हालांकि 1942 में नवंबर में उसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स, उस समय जब धार्मिक नेताओं की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण क्या थी? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। ईसाई के द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना, ईसाई धर्म प्रचार करना, इससे जो धार्मिक नेता थे, चाहे वो हिंदू बात करते हैं अथवा मुस्लिम धार्मिक नेता की बात करते हैं, इन लोग काफ़ी असंतोष हो गए थे। तो राइट आंसर ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन किसका है? निम्न कथन किसका है? हम लोग देखते हैं कि भैया क्या कथन है। कहते हैं अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख है तथा इसे अस्वीकारने वाले हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख है। फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट थी? क्या है स्टेटमेंट? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकारने वाले हिंदू उससे अधिक मूर्ख हैं। यह कथन किनका है? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना का है। स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह कथन किसका था? कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन विलियम वेडरवर्न का है। यह कथन विलियम वेडरवर्न का है। विलियम वेडरवर्न कौन थे? तो विलियम वेडरवर्न ह्यूम के जीवनीकार हैं। ह्यूम के जीवनीकार है। ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, इनकी जीवनीकार है। जीवनीकार, इन्हीं के द्वारा जीवनी लिखे हैं ह्यूम का। उसी में इन्होंने जिक्र किए हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अगर दी कोई सेफ्टी बल्ब चाहिए, आवश्यकता है, तो वह है कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभयदीप कुछ नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर बी होगी, विलियम वेडरवर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई? फ्रेंड्स, प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई, ये क्वेश्चन पूछी जा रही है। आपके पास ऑप्शंस है 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में, 1877 में उन्नी कपड़ा मिल कानपुर, 1905 में उन्नी कपड़ा मिल कानपुर, 1906 में कलकत्ता के जूट मिल। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 में बम्बई कपड़ा मिल। यानी 1885 में बम्बई कपड़ा मिल के द्वारा हड़ताल किया गया था। उन्हीं उसे भारत का प्रथम औद्योगिक हड़ताल कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, भारत का प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पर? तो बम्बई में एक कपड़ा मिल थी, वहीं पर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? फ्रेंड्स, पूर्व पाषाण काल, अर्ली स्टोन एज में मानव का अर्थात लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? फ्रेंड्स, उसका हंटिंग था,
शिकार करना था। तो राइट आंसर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगी। हंटिंग प्रमुख पेशा था पूर्व पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? अर्थात मेसोलिथिक एज में जो लोगों की प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता कहेंगे जो टूल्स था वो छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग करना स्टार्ट किए थे पाषाण खंड का। तो राइट आंसर लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, यूज ऑफ अ स्मॉल स्टोन टूल, यानी छोटे छोटे स्मॉल टूल्स का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डीवा। कोल्डीवा फ्रेंड्स, ये कोल्डीवा जो है वह हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में है। बेलन नदी के आसपास हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे लगभग 6000 ईस्वी के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिलता है। यह न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो ये ध्यान में रख लेंगे। बेलन घाटी में है। कहाँ पर बेलन घाटी है? तो यूपी में है, और ये यूपी में हम लोग बात करेंगे, यूपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं? इसके पहले हम लोग देख पाए थे चावल की प्राचीनतम साइट, उसका राइट आंसर कोल्डीवा है। और यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर की प्राचीनतम साक्ष्य की बात पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर मेहरगढ़ होगी। फ्रेंड्स मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहाँ पर जौ और गेहूँ कृषि का साक्ष्य मिलता है। साथ में जब मेहरगढ़ की चर्चा होती है तो ध्यान में रखेंगे पहली बार पालतू भैंस वहीं पर शुरुआत किया गया था। पहली बार अस्थाई बस्तियां भी वहीं बसाया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या थी? तो राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, गौर करते हैं। मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो फ्रेंड्स डी की और आंसर होगी डी। चूंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ध्यान में रखिएगा, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। फ्रेंड्स ये अन्नागार लगभग 46 इंटू 16 मीटर के व्यास में फैला हुआ था। और यह हम लोग बात करते हैं संभवतः ये जो अनाज संग्रह किया जाता था वैसा प्रतीत होता है कि कर उगाही होती होगी और एक जगहों पर इकट्ठा किया जाता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान में रखेंगे, ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी हो रही है। इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, विभिन्न एग्जाम में पूछी गई है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछी जाती है इस तरह की क्वेश्चंस, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम सभी सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टॉपिक वाइज का हम प्रैक्टिस करवा देंगे, और आप जितना भी आपको पढ़ना हो आप स्टडी करेंगे, लेकिन कंटिन्यू डेली 7 बजे आप इसे ज़रूर देखेंगे। उससे क्या होगा, एक रिव्यू हो जाएगा। जो भी आप टॉपिक स्टडी करेंगे उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगी वो आपके समीक्षा क्लासेस ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और जिन किसी को टेस्ट सीरीज फुल लेंथ देनी हो, जेपीएससी का, जेटेट का, पीजीटी, टीजीटी, जेएसएससी, सीजीएल, ये सारे टेस्ट सीरीज समीक्षा क्लासेस की ऐप पर उपलब्ध है।
आप चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपका इसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। एकदम मिनिमम फी में ये टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बार बार प्रश्नों का अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, मार्शल, माधव साहू वर्ट्स, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार की खोज की बात होती है तो आर.डी. बनर्जी थे। आर.डी. बनर्जी बोले तो राखलदास बनर्जी था। तो राइट आंसर सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो स्वास्तिक प्रतीक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगी हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में पहली बार स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था? फ्रेंड्स, शक्ति की प्रतीक की बात करते हैं तो वृषभ था। वृषभ, ये वृषभ जो सो मुहर में ये इसका चित्र अंकित मिला है, सर्वाधिक चित्र। इसे विद्वान इस तथ्य पर पहुंचा कि यह पशु जो है एक शक्ति का प्रतीक के रूप में माना जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? प्रथम, सप्तम, अष्टम, दशम। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग शूद्र की बात करते हैं, शूद्र की, तो यह हम लोग बात करेंगे 10वें मंडल। फ्रेंड्स, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ध्यान में रखिएगा, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया है और वहीं पर कहा गया है कि एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से अर्थात जब उनकी बात करते हैं मुख से तो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है। इस प्रकार हम लोग देख पाते हैं कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। राइट आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चंस बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है और क्वेश्चंस है राजा की उत्पत्ति के विषय में किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बात करते हैं वैदिक पीरियड की तो इसका राइट आंसर गेहूं और जौ होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस की चर्चा कर देते हैं हम आपको। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विभिन्न क्रियाओं, चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, कृषि क्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक सेकेंड। कृषि क्रियाओं, इसका बात करते हैं तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। और यहाँ पर बात करते हैं जुताई, बुआई, कढ़ाई, मढ़ाई इत्यादि का उल्लेख मिलता है। हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि झारखंड में बहुत जल्दी विभिन्न वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगी। जेपीएससी की काफ़ी उम्मीद है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपको 3 से 4 महीना समय मिलेगी। आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करेंगे, शाम को 7 बजे चैनल पर सारे प्रैक्टिस करेंगे। सप्ताह में आप चाहे तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकेंगे और एकदम जो भी आपकी सिलेबस है उससे एकदम धुआं धुआं कर देंगे। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं छूटने देंगे। आप विश्वास कीजिए, जमे रहिए, इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम लोग गौर करते हैं इस क्वेश्चन पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ है। तो वाराणसी इसका जन्म स्थान है, वाराणसी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हम लोग वाराणसी देख पाए, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है। तो राइट आंसर पंच महावर्त। विशेष शिक्षा जो दिए उसका राइट आंसर है आपको पंच महावर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रथम महिला की जब बात करते हैं तो उनकी मौसी अथवा विमाता प्रजापति गौतमी थी। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म हुई तो मात्र 7 दिन के बाद उनकी माँ की देहांत हो जाती है, उनके द्वारा पालन पोषण किया जाता है। बाद में जब बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं तो उनका प्रिय शिष्य आनंद रहता है। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। किसके कहने पर। तो आनंद के कहने पर। तो राइट आंसर गौतमी होगा। ध्यान में रखेंगे, आनंद के कहने पर। आनंद कौन था। तो गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। यानी किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो सारनाथ है। इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म से संबंधित एक विशेष क्लासेस वीडियो हम ज्वाइन आपको अपलोड कर देंगे, उसे भी आप देख लेंगे। इसके बाद उस टॉपिक से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएगा उसे भी हम अपलोड कर देंगे, उसे भी आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था। तो राइट आंसर ये होगा लकुलिश। अब थोड़े लकुलिश के विषय में हम लोग जानते हैं। लकुलिश जो थे वह हम लोग देखते हैं पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक तो थे ही, साथ में हम लोग देखते हैं पाशुपत संप्रदाय जो था वह शैव मत से संबंधित था, अर्थात शैव धर्म से संबंधित था। और भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है पाशुपत संप्रदाय को। और इनके जो अनुयायी हुए उनसे उनको पंचार्थिक कहा जाता है। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है। अनुयायी को आपको पंचार्थिक, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कुमार देवी, दत्त देवी, कारुवाकी, हेलन। इसका राइट आंसर होगी हेलन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 बीसी में हाइडेस पिच की युद्ध होती है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय होते हैं और वहीं सेल्यूकस निकेटर
की पराजय होती है। युद्ध के बीच बाद दोनों के बीच संधि स्थापित होती है। इस संधि में 4 प्रांत को दहेज स्वरूप दिया जाता है और विवाह हेलेना नामक महिला से पुत्री से किया जाता है। यह पुत्री सेल्यूकस निकेटर की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। किस राजा ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो राइट आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? फ्रेंड्स, जब भी रानी के अभिलेख की बात करते हैं तो कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख था, उसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। तीवर का, इसमें उनकी रानी कारुआकी का चर्चा है, कारुआकी का, और इसका एकमात्र पुत्र तीवर का चर्चा है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेख भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स, जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा आपको प्राकृत हो जाएगी। प्राकृत उनकी भाषा थी। जबकि लिपि हम लोग बात करेंगे तो खरोष्टी भी थी, और आपका खरोष्टी हो गया, अरमाइक हो गया। शाहबाज गाढ़ी व मानसेहरा से हम लोग खरोष्टी लिपि में देखते हैं, वहीं तक्षशिला में अरमाइक लिपि से उत्कीर्ण अभिलेख देखते हैं, और भाषा जो थी वो प्राकृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासकों ने हुनों को पराजित किया था? किस गुप्त शासकों ने हुनों को पराजित किया था? तो फ्रेंड्स, हुन की जो आक्रमण हुई थी वो स्कंदगुप्त के समय हुई थी। स्कंदगुप्त ने उसे पराजित कर दिया, तो राइट आंसर डी होगी। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, स्तंभ लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, गुप्त काल जो है उसे स्वर्ण युग कही जाती है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इस जो गुप्त काल था उसमें कला एवं साहित्य का काफ़ी प्रगति हुई थी, काफ़ी विकास हुई थी, इसलिए उसे गोल्डन युग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? फ्रेंड्स, अजंता की गुफा में विभिन्न चित्र मिले हैं, विभिन्न चित्र मिले हैं। उसमें से हम लोग देखते हैं अजंता में 29 गुफाएं हैं, गुफा में चित्र बने हैं, जिसमें से गुप्त काल की बात करते हैं तो 16, 17 और 19, ये 3 जो है वह गुप्त काल का है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 16, 17 और 19 ये हम लोग गुप्त काल का गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो गुप्तोत्तर काल में देखेंगे कि सामंतवाद का विकास होती है, साथ में ब्राह्मणों को भूमि दान का साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये हो जाएगी, आपको ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो जब भी सोने के सिक्के की बात करते हैं और वह भी चोल शासक, तो राजराज प्रथम की नाम आता है। राजराज प्रथम ने पहला चोल शासक था जिन्होंने स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था, स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था। तो राइट आंसर बी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? पैमाइश क्या हो गया फ्रेंड्स?
तो भूमि की पैमाइश हो गई टैक्स को, एक मानक टैक्स को निर्धारित करने के लिए भूमि का माप करना, कौन सी खेत में किस प्रकार की अनाज होती है, कितनी खेत में अनाज होती है, तब उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो यह काम राजराज प्रथम ने किया था 1000 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? जब चोल प्रशासन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह स्थानीय स्वशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका जो अभिलेख है उसमें 3 प्रकार के ग्राम सभाएं मिलती है। इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। यहाँ पर बात करेंगे 3 प्रकार के सभा मिलता है, एक उर, एक सभा और एक नगरम। जो नगरम था वह व्यापारियों की एक समिति थी। सभा अथवा महासभा जो था अग्रहार ब्राह्मणों की एक संस्था थी। और वहीं उर जो था वह सर्वसाधारण लोगों की एक सभा थी। तो इस प्रकार चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी? स्थानीय स्वशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे फेमस हड़प्पा है वह किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो राइट आंसर बी होगी, रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? बात श्री विजय, तो श्री विजय श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। तो किस शासक ने श्री विजय पर आक्रमण किया था? फ्रेंड्स राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम एक सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उन्होंने 1035 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था और उन्होंने तत्कालीन जो श्री विजय के शासक था नरेश था कोलुतुंग बर्मन को पराजित किया और उनके 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार एक समय था जब श्रीलंका भारत के अधीन हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने, तो ध्यान में रखेंगे अशोक जब सत्ता ग्रहण किए उसके ठीक 8 वर्ष के बाद 261 BC में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 261 BC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यह कहाँ स्थित है? ये पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स यह वर्तमान में नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। तो राइट आंसर नेपाल होगा। देखिए मिसप्रिंट है, ध्यान में रखेंगे आप। नेपाल। फ्रेंड्स नेपाल में हम लोग देखेंगे अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने जो टैक्स व्यवस्था था वो घटाकर कम कर दिया था, 1/8 कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर त्रिशला देखेंगे। त्रिशला उनकी माता का नाम था। फ्रेंड्स महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनकी जन्म 540 BC में होती है। वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान में होती है। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। वहीं माता त्रिशला जो थी वह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ध्यान में रखिएगा, चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछी गई है तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम पर शासन किया था? तो फ्रेंड्स जो ताराबाई थी उनकी एक अल्प आयु पुत्र थी शिवाजी द्वितीय, उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपनी शासन संचालित किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो शिवाजी के क्षेत्र के मध्य स्थित था और वहीं उनका परिवार व खजाना था,
इसलिए उन्हें घेराबंदी कर लिया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? फ्रेंड्स, दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा एक विद्वान था। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करवाया। उनके द्वारा हम लोग बात करेंगे भगवत गीता, योग वशिष्ठ को स्वयं उनकी देखरेख में फारसी का अनुवाद हुआ था। वहीं आपका उपनिषद को सिर ए अकबर के नाम से फारसी अनुवाद करवाया था। जबकि हम लोग बात करते हैं भागवत पुराण की, तो उनकी अनुवाद राजा टोडरमल ने करवाया था। तो इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इसका टोडरमल ने करवाया था, टोडरमल, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में क्या क्या थे? फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई, एक उत्कर्ष हुई, उसमें क्या कारण था? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की एक भौगोलिक स्थिति भी उसकी उत्पत्ति का एक कारण माना जाता है। तत्कालीन जो धार्मिक आंदोलन थी वह भी थी, और शिवाजी का एक जुझारूपन जो व्यक्तित्व था वह भी था। तो इस प्रकार राइट आंसर हम लोग देखेंगे ये होगी। शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, फ्रेंड्स, ये मराठों की उत्पत्ति का कारण नहीं था। तो इस प्रकार राइट आंसर ये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? जजिया कर पुनः कब लगाया? फ्रेंड्स, जब भी जजिया कर की बात करेंगे तो एक अलग से वीडियो हम डाल देंगे, जिससे हम लोग देखेंगे जजिया कर कब, कहाँ, किसने लगाया, क्या थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी 1679 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव ही वास्तविक वसूली से अधिक रहता था। इसका प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स, मुगल काल में जो राजस्व की उगाही होती थी वह वास्तविकता से अधिक हो जाती थी। उसका कारण क्या था? भैया, कारण यही था कि राजस्व का गबन कर लिया जाता था, चोरी कर लिया जाता था, इसीलिए अधिक था। तो राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो फ्रेंड्स, बक्सी जो अधिकारी था वह प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ हम लोग सैन्य अधिकारी के रूप में भी काम करता था। तो इस प्रकार सी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की जो सीरीज होगी वो काफ़ी बेनिफिट होगा, और आपका एग्ज़ाम में इसी टाइप की क्वेश्चंस रहेगी। तो इसे बारीकी से हम देखेंगे। वीडियो को एक बार, दो बार, जितना चाहे आप देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? फ्रेंड्स, अकबर को इस्लाम का शत्रु का क्यों कहा गया था? क्योंकि उनके द्वारा जो दीन ये इलाही धर्म स्थापित संचालित किया जा रहा था, तो उससे बहुत सारे जो लोग थे वो नाराज थे। इसीलिए बदायूनी के द्वारा उन्हें इस्लाम का शत्रु कहा गया है। किनके द्वारा? तो बदायूनी के द्वारा। बदायूनी के द्वारा अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो इसका बात कर लेते हैं हम लोग। मालवा विजय, तो मालवा विजय आपका 1561 में होती है। गुजरात विजय तो आपका 1572 में होती है। कश्मीर विजय यह 1586 में होती है। असीरगढ़ 1601 में होती है। ये अकबर की अंतिम विजय अभियान थी। और सिंध विजय आपका 1591 में होती है। 1591 है ना। इस प्रकार इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं, ये होता है, राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक संकट क्या था? फ्रेंड्स 1880-81 की बात करते हैं तो उन्हीं का एक सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित किया जाता है। कुछ जो उससे असंतुष्ट अमीर था, अधिकारी था, उन्होंने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को शासक घोषित कर देता है। तब अकबर उस पर अटैक करते हैं और काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है और उनकी जो सौतेली बहन था बख्तू निसा, उनको ये काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? तो बात करते हैं हम लोग सी असत्य है। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। वहीं आगरा में भी मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने किया था। तो राइट आंसर सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया तथा तमगा कर समाप्त किया और युद्ध प्रांत विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर खानवा का युद्ध होगी। खानवा का युद्ध 1527 में होती है और राणा सांगा एवं बाबर के बीच युद्ध होती है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबंधित किया? मकबरों का काल पर्सी ब्राउन ने कहा है किस काल को? तो सैयद और लोदी का जो काल था उसे मकबरों का काल कहा है। किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने कहा है। तो राइट आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, उन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबंधित कथन था? फ्रेंड्स यह जो कथन है वो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। इसमें बात करेंगे तत्कालीन निजामुद्दीन औलिया एक काफ़ी अग्रणी सूफी संत थे। उनकी लोकप्रियता से गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी भयभीत था। बंगाल अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की बात कही थी। उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दूर है, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो यह कथन गयासुद्दीन तुगलक के से संबंधित था। तो राइट आंसर हम लोग भी देखते हैं। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार का जो वीडियो होगा कंटिन्यू 7 बजे हम शाम को अपलोड कर देंगे और इसे आप अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे जो नए हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।